नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातियों की उपजाति के बारे में। जैसे कि हमारे चैनल में संपूर्ण जनजाति का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और आज विशेषकर हम पार्ट 3 में जनजातियों की उपजातियों को पढ़ेंगे, जो कि पूछता है हमारे एग्ज़ाम में जनजातियों की उपजाति के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पूछे जाएंगे इसमें कि किस जनजाति की उपजाति कितने हैं या फिर उसके नाम दिए जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम अब तक जो पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे चैनल में कंप्लीट किया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं हमारे सेशन पे आके पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में। बहुत ही सिंपल है, इसको उत्तर छत्तीसगढ़ की जो जनजाति हैं उसको आप अलग से पढ़िए। मध्य जनजाति जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में, और द्रविड़ जो कि दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इन जनजातियों को जो याद करने का ट्रिक है हमने देखा था अपने चैनल में, उसको हम देखेंगे। और सबसे पहले जब भी आप जनजाति पढ़ेंगे तो आपसे ये पूछा जाता है कि किस संविधान के अंतर्गत और इसके जो किस कौन से प्राविधान प्रावधान उल्लेख हैं किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 342 में इसका उल्लेख है, खासकर जनजातियों का। बात करें भारत के संदर्भ में या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो 342 अनुच्छेद नंबर, जिसमें इसके जो प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, भारत की जनजातियाँ और ये छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। प्रकार की बात करें तो बहुत सारे किताबों में 705 लिखा है और किसी में 706। याद रखेंगे एक जनजाति अपडेट हुआ है जो कि भिंजिया जनजाति, और पहले 42 था वो 43 हो गया है। और हो सकता है आने वाले समय में आंसर इसको 43 ले, क्योंकि ये अपडेट हुआ है। और विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि 75, और छत्तीसगढ़ में बात करूं जो कि 7 हैं विशेष पिछड़ी जनजातियां। आप प्रतिशत जो कि प्रतिशत भी याद रखेंगे, 8.6% भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 30.62%। तो यह है कुछ कहानी जनजातियों संबंधित। इनका क्रम कभी कभी पूछता है कि भारत की जनजातियों का जो क्रम है उनका आप 3 का क्रम पूछेगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और जिलों की बात करें छत्तीसगढ़ में जो कि जशपुर, बस्तर और रायगढ़। सबसे ज़्यादा जशपुर में है जनजातियों को जो जनसंख्या क्रम के आधार पर। अगर प्रतिशत देखिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ जनजाति, अगर जनजाति संख्या का क्रम पूछे तो वो गोंड जनजाति, कंवर, उराव। पूरे भारत के संदर्भ में भील, उसके बाद आते हैं गोंड। और गोंड जनजाति की सबसे ज़्यादा उप शाखाएँ हैं, है ना, 30 की उप शाखाएँ हैं और 41 उपजातियाँ हैं। तो आज जो 41 उपजातियाँ हैं उसमें से बहुत सारे जनजातियों उपजातियों को हम पढ़ेंगे हमारे चैनल में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंग्लिश कंटेंट, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। जनजातियों के प्रावधान, जैसा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में शामिल थे जो भी जनजातियाँ, वैसा ही उन्हीं जनजातियों को जब जो कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, उन जितने भी जनजातियाँ की सूची में शामिल थी उन सूचियों को जैसे कि तैसा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनाया। कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। उनको सारे जनजातियों को वैध माना गया और छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये जनजातियाँ कितनी, 161 इसकी उपजातियों में विभाजित है, 43 प्रकार की जनजातियाँ। ठीक है, तो जैसा जो सूची था मध्य प्रदेश के समय, उनके लिस्ट में जो जो था कि ये जनजाति अगर है तो उसी जनजाति को वापस वैसे का ही हमारी सूची छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मान लिया गया। कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, सारे चीज़ों को वैध माना गया। यहाँ देख सकते हैं उन सभी जनजातियों को स्वतः ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मान लिया गया। तो यह कहता है जिस प्रोविज़न, ठीक है, खासकर सेक्शन धारा में लिखा गया इस चीज़ को कि जो जनजाति हैं वैसे ही लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनते समय जनजातीय सूची को दोबारा अधिसूचित नहीं किया गया, बल्कि पुरानी सूची को ही स्वीकार किया गया, यह कहता है यह प्रावधान। ठीक है, तो आर्टिकल पूछता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो जनजातियों के प्रकार पूछेगा और प्रतिशत के आधार पर भी कभी कभार पूछता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में जैसा कि यहाँ पे आप जैसे हमने देखा 8.6% पूरे भारत में जनजातियाँ, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल जनसंख्या का 30%, जो 30.62%। ठीक है, 30.62 जो प्रतिशत आपसे पूछता है। आगे देखते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, अच्छे से एक बार डिटेल में देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जनजाति अच्छी तरीके से आपका क्लियर होने वाला है हमारे सेशन में। और उत्तर सांस्कृतिक, कभी भी हम जनजाति को संस्कृति के आधार पर, उनकी जीवन शैली, उनके रीति रिवाज, पारंपरिक के आधार पर हम बांटते हैं। तो उत्तर क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उनकी जो बोली है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो जीवन शैली है बहुत अलग है। मध्य छत्तीसगढ़ का थोड़ा अलग है, और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का है उनका रीति रिवाज, संस्कृति पूरा अलग है। तो ऐसे हमने
तीन भाग में बांटा है छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य को, उत्तर सांस्कृतिक, मध्य सांस्कृतिक और दक्षिण सांस्कृतिक, यही कहता है। और जनजातियों की जब भी हम बात करते हैं तो इसी के ही आधार पर आप लीजिएगा। मध्य सांस्कृतिक में कौन कौन से आएंगे? बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग। उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन सा संभाग आएगा? सबसे पूछता है क्वेश्चन सरगुजा संभाग, कि उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियों को किस संभाग के अंतर्गत माना जाता है? सरगुजा। और बीच वाले जो है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, मध्य। और खासकर जो बस्तर संभाग जो कि दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनजातियां हैं। अब जब हम पढ़ते हैं जनजातियों के बारे में, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछता है एग्जाम में। छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और किसी भी जनजाति को पिछड़ी जनजाति का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? फाइनल जो कि अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के ही द्वारा लास्ट में किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है, यानी उनके कहने पर ही कहा जाता है कि हाँ ये पिछड़ी जनजाति है। यानी आप देखिए, राज्य सरकार के पास 43 प्रकार की जनजातियां हैं, किसी को भी वो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दे सकती बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना, ठीक है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तो किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन उठता है। तो जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों के बारे में प्रेसिडेंट के पास राज्यपाल से एक बार उनसे एक बार डिस्कस करके प्रेसिडेंट के पास भेजा गया कि ये जनजातियां हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। और इसका मापदंड कैसे होता है? जब भी हम बात करते हैं पिछड़ी जनजाति की, तो इसका मापदंड किसके आधार पर होता है? उनके जो कम साक्षरता दर या घटती जनसंख्या या जीवन पद्धति कह सकते हैं, बहुत ही आदिम जीवन पद्धति है, यानी आज भी वनोपज और कृषि आधारित और शिकार आधारित पर रहते हैं, जो कि जंगलों अंदर, जो कि पहाड़ों साइड रहते हैं। तो उनकी जो जनसंख्या है, साक्षरता दर बहुत कम है। तो उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि ये पिछड़ी जनजाति है या नहीं है। तो ऐसे 2 जनजाति जैसे भोंजिया और पंडो, जो कि राज्य सरकार के द्वारा पहले एक लिस्ट जारी किया गया कि हाँ भाई, इनको जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो उसके बाद जो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनसे डिस्कस करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट वापस राज्यपाल से पूछते हैं, क्या सही में ये जनजातियाँ वाकई में पिछड़ी हैं? इनका आपने क्या डाटा निकाला, उसके हिसाब से बताइए। उसके बाद प्रेसिडेंट के कहने के बाद ही उसको दर्जा प्राप्त होता है, उस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है। इंग्लिश में से कहते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि यह पहले नाम था, पीटीजी नाम था, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप के नाम पे था। इसको अपडेट किया गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब यह अपडेट कब हुआ? 2006 में यह नाम अपडेट हुआ। ये भी पूछा है एग्जाम में कि इसका नाम अपडेट कब हुआ है। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को हमने पढ़ा है। बैगा, अबुझमाड़िया, ये कोरको नहीं है, ये कमार जनजाति है, यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, कमार जनजाति, ये पहाड़ी कोरवा और बिरहोर, जो कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि भैया ये पिछड़ी जनजातियाँ हैं विशेष। और राज्य सरकार ने डिस्कस किया राज्यपाल के साथ, और ये जो कि प्रेसिडेंट को लिस्ट भेजा, दो नाम भेजे, और फाइनल जो कि अप्रूवल मिला प्रेसिडेंट के बाद, उसके बाद ही इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको? भुंजिया और पंडो को। यानी 43 में सिर्फ 7 ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी जनजाति जिनकी साक्षरता दर वाकई में कम है, हमने पढ़ा बिरहोर के बारे में, आपको बता चुका हूँ। पद्मश्री सम्मानित जो कि जोगेश्वर यादव जी 2024 में, हाल ही में इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि बिरहोर कैसे जीते हैं, जो कि शिकार पद्धति पे जीते हैं, आज भी, इससे पहले जीते थे। तो वो समाज के प्रति और समाज के बीच में आने में इतराते थे, यानी बहुत ही शंका और कह सकते हैं उनको बहुत शर्म आती थी समाज के बीच में आने की, बताने की कि हम बिरहोर हैं। तो ये अपनी जनजाति के बारे में नहीं बताते थे, ना इसका उल्लेख करते थे। ये अगर आप देखेंगे बिरहोर के बारे में, अगर आप कहीं भी किसी परिवार से अगर आपकी मुलाकात होती है, जब भी आप इनको अनाज देंगे तो ये सिर्फ अनाज को पकाते नहीं, कूट के खाते हैं, बहुत छुपा छुपा खाते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो बिरहोर जो कि पहाड़ी में निवासरत और ये घूमने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कभी यहाँ कभी वहाँ, ज़्यादातर भटकते रहते हैं बिरहोर, और यहाँ वहाँ जो भी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु इनके द्वारा इनके कार्य जो कि इन्होंने समाज के प्रति अपना पूरा जीवन निछावर किया है बिरहोर जनजाति के लिए, तो इन्हें कहा जाता है बिरहोर के भाई। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, आप हमारे चैनल पर जाइए, पूरा आपको डिटेल मिलेगा। अब जो उत्तर क्षेत्र की जो जनजाति थे उसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था। यहाँ पे खासकर एक जनजाति है उराव, तो उन्हीं के नाम पर हम जो कि उराव जनजाति से ही एक संबंधित ट्रिक बनाया है, जो कि राव सो रहा था, कोरकू उसको मुंडा कर दिया। ठीक है, राव बढ़िया सो रहा था, ये है राव, ठीक है, ये है कोरकू।
अब कोरकू जो कि बहुत फनी है, आके राव को क्या कर दिया, मुंडन कर दिया, देख सकते हैं मुंडन कर दिया। और जो मांझी है आराम से बैठा है, उसको खैर मुझ पर वार नहीं किया बोल के, जो कि बढ़िया बैठा है मांझी। ठीक है। अब देखिए राव, उराव जनजाति ऊपर पाई जाती है उत्तर साइड, कोरकू जनजाति उसको मुंडा कर दिया, मुंडा जनजाति, मांझी जनजाति, मांझी जो कि खैर मुझ पर वार नहीं किया, खैरवार जनजाति, ठीक है, मंझवार जनजाति, है ना। अब यहाँ पे एक लाइन है, पर पंडो जो कि आराम से भैया के साथ बैठ के बियर पी रहा था। तो ये पंडो है जो आराम से भैया के साथ बैठ के बियर पी रहा था, तो जो पंडो जनजाति देखने को मिलता है। और भैया जनजाति, भुइयाँ जनजाति और बिहार जनजाति, तो ये सब है ट्रिक। आप वापस हमारे चैनल पे जो जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिटेल में इस ट्रिक को बताया गया है ना। एक क्विक रीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी जो जनजातियां हैं, कहाँ पे, ये उराव सौता जनजाति सो रहा था, सौता जनजाति, कोरकू जो बहुत फनी है मुंडन कर दिया, मांझी, मंझवार, खैरवार, पारधी और पंडोप और बिहार, भुइयाँ, भारिया, ये सब उत्तर क्षेत्र की जनजातियां हैं। कोरवा, कोरवा जो कि कोरबा क्षेत्र में बोली जाती है, और यही कोरवा जो कि आगे सरगुजा जशपुर साइड भी निवासरत है इन जनजातियों का। और यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ दो लोग हैं, भील, जो कि भील बहुत कूल है। अब ये कहानी सुन के बहुत कूल है, कौन, भील। तो भील और कुल जनजाति उत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ इसको हमने कंप्लीट किया, उत्तर कंप्लीट होता है। जब हम बात करते हैं बैगा और अगरिया लोग की, ये मैकल श्रेणी पर्वत के क्षेत्र में पाते हैं। बैगा लोग जहाँ भी पाँव रखते हैं धनवान हो जाते हैं, बैगा लोग के पास धन बहुत रहता है। तो धनवान से बना धनवार, पाँव जहाँ भी रखते हैं पाँव प्रधान। तो ये जो बिलासपुर वाला क्षेत्र है, बिलासपुर मुंगेली, इस क्षेत्र में इन जनजातियों का खासकर निवासरत है। और जो लेफ्ट मध्य छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं मैकल श्रेणी के, और ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी बोलियों को भी हमने देखा था, आगे देखते हैं। और इस साइड आपको मिलेगा भिंजवार, सौरा, कंडरा, भुंजिया, कमार। देखिए भुंजिया और कमार, जो कि यहाँ जो भुंजिया और कमार है ये खासकर आपके गरियाबंद क्षेत्र में पाए जाते हैं। एकदम क्लियर आंसर लीजिएगा गरियाबंद को। कंडरा जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कंडरा, ठीक है। सौरा देख सकते हैं आप, भिंजवार जनजाति। और उत्तर क्षेत्र में यहाँ पे भैना, कंवर, बिरहोर। देखिए जब भी दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है तो एक नई जनजाति या नई बोली का जन्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस क्षेत्र में, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, यह आपका छत्तीसगढ़। तो इस साइड जानते हैं कि आपका उड़ीसा है। जब उड़ीसा के आप किसी दोस्त के साथ मुलाकात होता है, स्वाभाविक सी बात है गुण का लेन देन होता है, आपस में बोली का लेन देन होता है या संस्कृति का लेन देन होता है। आप उनसे कुछ ना कुछ अपने दोस्त से सीखते हैं अगर वो दूसरे राज्य से। उसी प्रकार ये जो सीमावर्ती राज्य है, जिले हैं, राज्य का और जिले के जो मिलाप होता है, तो संस्कृति का मिलाप होता है बोलचाल में आदि में। तो इस प्रकार नई जनजाति का जो कि उद्गम होता है, नई बोली का उद्गम होता है, ऐसे हमें देखने को मिला है। और इसका जो एकदम साक्षात जो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जो भैना जनजाति, भैना जनजाति जो कि मिश्रण है कंवर और बैगा जनजाति का, ठीक है। भैना जनजाति जो कि मिश्रण है, यानी यहाँ पूछता है संकर जनजाति या मिश्रित जनजाति कौन सी है। बहुत ही सिंपल यहाँ से पूछता है, सॉरी, बैगा और कंवर से मिलके बना भैना जनजाति। और ये जो भैना जनजाति यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लाला है, शक्ति, जांजगीर चांपा, ठीक है, बलौदा बाजार, इस क्षेत्र में भैना जनजाति बोली जाती है, और खासकर थोड़ा सा बिलासपुर एरिया में भी। और इस तरफ आपके देखिए ये बैगा मिला कंवर के साथ, बैगा मिला कंवर के साथ, जो कि भैना जनजाति आप कह सकते हैं। और बिरहोर, बिरहोर के भाई लोग जो कि जशपुर सरगुजा साइड ही पाते हैं। और बिरहोर की जनजाति का सबसे ज़्यादा निवासरत है झारखंड में, और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग साइड ज़्यादा पाते हैं। ये कुछ है कहानी बिरहोर। और इस तरफ आपका जो क्षेत्र है नगेशिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं गरियाबंद में, कि अगर जो कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जब हम जनजातियों को पढ़ते हैं तो किसको कैसे याद रखना है। तो देखिए गरियाबंद में जो भुंजिया और कमार के बारे में बहुत सारे पेपर में पूछा है इससे क्वेश्चन में, इसको मैंने ट्रिक के साथ कवर किया है। गरियाबंद में एक व्यक्ति खमारी, जिसका नाम खमारी है, उसकी पुतली का कमर जल जाता है, ठीक है। तो जलने से जल के इतना भूंज गया, तो भुंजिया जनजाति भूंजना बन गया, गरियाबंद से बना कमर जलना, खमारी, खमारी जो उसकी पुतली का कमर जल गया तो कमर, कमार जनजाति। कमार जनजाति क्या बोलती है, बोली कमारी बोलती है। भुंजिया जो कि छत्तीसगढ़ी और उड़िया और थोड़ा बहुत हिंदी भी इनको ये बोलते हैं, भुंजिया जनजाति। तो यहाँ से पूछता है कमार की कौन सी बोली है, ठीक है, या तो किस जिले में पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दक्षिण, जो कि हलबा, मोड़िया, दंडामी माड़िया, माड़िया, भतरा और गदबा। देखिए आज का जो कहानी हमारा टॉपिक रहेगा भतरा और गदबा के ऊपर ही। यहाँ से आपका जो कि कंप्लीट हो जाएगा उपजाति का बहुत सारा चीज़ें। हलबा जो कि दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं, आपका कांकेर, बस्तर, ठीक है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, और ये बस्तर साइड आपका पूरा इस हलबा वाले मिलते हैं। हलबा खासकर जो कि कृषि आधारित इनका जीवन है, और ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध जनजाति है हलबा जनजाति। अबुझमाड़ी की बात करें तो नारायणपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। दोरला जो कि खासकर सुकमा
जिले में पाई जाती हैं दोरला जनजाति। तो यहाँ से सीधा प्रश्न उठता है कि दोरला बोली किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है और किस क्षेत्र में? तो सुकमा जिला इसका जो क्षेत्र है, ठीक है। ये जनजाति को हमने कवर किया है। अभी फास्ट एंड क्विक रीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। 1 और 2 लेक्चर में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। देखिए, जब दो अलग अलग संस्कृति, यहाँ पे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तो छत्तीसगढ़ी और उड़िया से मिलके बना एक लरिया भाषा, उसी तरह मराठी और छत्तीसगढ़ से मिलके बना एक खलटाही भाषा। यानी दो अलग अलग संस्कृति का जब मिलाप होता है, एक नई भाषा का या बोली का जन्म होता है, ठीक है। बोली भाषा और मानक भाषा को भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि इसमें क्या अंतर होता है। बोली जो कि क्षेत्र में बोली जाती है, एक सीमित क्षेत्र होता है, और जो भाषा का क्षेत्र जो है विस्तार होता है। देखिए, बोली जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, भाषा जो कि सामाजिक कार्य में या प्रशासनिक कार्य में इसका उपयोग होता है, परंतु जो मानक भाषा है उसका प्रॉपर जो कि प्रशासन में यूज़ होता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं एकदम शुद्ध व्याकरण है। बोली में कोई व्याकरण नहीं होता, भाषा में थोड़ा बहुत व्याकरण अच्छा देखने को मिलता है। मानक भाषा में प्योर व्याकरण होता है, व्याकरण है ना, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की। तो मानक भाषा जो कि प्रशासनिक कार्य में उपयोग होता है, मानक भाषा। बोली जो लोकल क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो ये है आपका कहानी खलटाही और भाषा लरिया से। हमने देखा है कि भाषा एक परिवर्तनशील है, आप कह सकते हैं, क्योंकि दो अलग संस्कृति का बहुत ही मिलाप हो रहा है, क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है। जब क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, भाषा और बोली में परिवर्तन आता है। तो यही कहता है भाषा, ठीक है। जैसा कि पूरे भारत में हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, क्या छत्तीसगढ़ी को अभी ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। इसके पीछे कार्य चल रहा है, और अभी जो भी इनके द्वारा सबमिट किया जा रहा है कि इसे भी दर्जा प्राप्त हो, परंतु अब तक नहीं हुआ है। और भाषा और बोली जो कि थोड़ा बहुत परिवर्तनशील होती है, लेकिन मानक भाषा प्रशासनिक कार्य में उसका उपयोग किया जाता है। जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा हमारे चैनल में, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो ये छत्तीसगढ़ की कुल जनजातियों की लिस्ट 7 हम पढ़ते हैं, जो कि पंडो, उत्तरी उधर देखते हैं आप बिरहोर, ये भी है, पहाड़ी कोरवा, यहाँ बैगा, भुंजिया कमार, जो कि गरियाबंद क्षेत्र में, अबूझ माड़िया। तो ये 7 जनजातियों के बारे में आपको याद रखना है। बैगा जो कि खासकर मैकल श्रेणी पर्वत हमने मैप के माध्यम से लास्ट लेक्चर में किया है। अबूझ माड़िया आप यहाँ देख सकते हैं, नारायणपुर क्षेत्र। आप यहाँ पे नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में निवासरत है अबूझ माड़िया। केवल नारायणपुर ही नहीं, बाकी आसपास क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अबूझ माड़िया का अर्थ होता है अनजान या, ठीक है, अज्ञात। अज्ञात या जिसका ज्ञान ना हो। और माड़िया का अर्थ होता है पहाड़ी, पहाड़ी में निवासरत कुछ ऐसी जनजातियां जिनको कहा गया अबुझ माड़िया, ठीक है। तो अबुझ माड़िया विकास प्राधिकरण हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1978 में इनके डेवलपमेंट के पीछे काम करने के लिए एक संस्था बनाई गई, आप कह सकते हैं एक एजेंसी भी बोल सकते हैं, सब बनाई गई ताकि इनका विकास हो सके। कमार जनजाति, ये गरियाबंद क्षेत्र में हमने देखा। इसका ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। कमार जो कि कमारी बोलते, अगर देखिए अब ये सब खासकर बांस शिल्प पे काम करते हैं कमारी वाले। अगर आपको बांस से जो कि बनता है घर में, जो कि चटाई, जो कि टुकनी, ये सब बनता है, जो बांस से जो भी बनता है सामान, ठीक है, अगर ये लोग बनाते हैं कमारी, आपको बोली आती है तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको कमारी बोली आती है तो, ठीक है, जो भी इनके द्वारा बनाया जाता है। पहाड़ी कोरवा, ये कहाँ पर, कोरबा क्षेत्र, और ऊपर सरगुजा चले जाएंगे, जशपुर, बलरामपुर और थोड़ा बहुत सूरजपुर, तो यहाँ पे आपको इस क्षेत्र में पाई जाती है। बिरहोर, देखिए ये पूरा क्षेत्र बिरहोर खासकर यहाँ पाए जाते हैं, बाकी नीचे उतना नहीं मिलता कहीं नहीं। उड़ीसा चले जाएंगे वहाँ मिलेगा आपको, झारखंड चले जाएंगे वहाँ मिलेगा। तो ये कुछ कहानी है आपको बिरहोर से। बिरहोर जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये घुमरती जगह, देखिए घुमरतू घुमंतु प्रवृत्ति की होती है, जो कि बिरहोर के होते हैं, बिरहोर जनजाति, ठीक है। जंगल में रहकर जीवन यापन करते हैं, और ये कृषि थोड़ा बहुत है ना, अन्य बांस से टोकरी सब बना के अपना जीवन चलाते हैं। पंडो जनजाति उत्तर साइड, जो कि खासकर ये आपका सरगुजा वाला क्षेत्र है, यहाँ पंडो जनजाति। भुंजिया जो कि खासकर गरियाबंद जनजाति। ये दो जनजाति किससे संबंधित है? राज्य सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। तो अब पंडो की बात करें, ये खुद अपने आप को पांडव वंश के वंशज मानते हैं, पांडव वंश के, जो कि महाभारत से संबंधित पांडवों की बात करते हैं, उनसे वंशज से मानते हैं, क्योंकि इन्हों का कहना है कि जो धनुर्धारी इनके पास जो स्किल है तो इन्हीं के द्वारा प्राप्त है, इनका ऐसा कहना है। जिन्होंने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी थी। कुछ पांडव जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं, एकलव्य वंश का वंशज भी मानते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब भुंजिया की कहानी हमने देखा था कि माँ जो कि शिव और पार्वती की कहानी, इनके पास एक पुतला पुतली था। शिव जी जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो अब उनके जो चिलम से जो आग निकला, उसकी वजह से उनकी पुतली जो कि जल गए थे, पुतला पुतली, तो बहुत ज़्यादा जलने के कारण इनका जो जनजाति का नाम पड़ा, ऐसा मानते हैं कि वहीं से आया है भुंजिया। लेकिन ये अभी तक मतलब प्रूव नहीं हुआ, बट ये कहानी मान्यता अनुसार ऐसा कहा गया, ठीक है। अब भुंजिया जनजाति का जो अधिक जलने की वजह से इनका नाम भूंजा हुआ से पड़ा भुंजिया। उसके बाद
इनका जो रसोई घर होता है खासकर लाल कलर का होता है, जिसे कहा गया लाल बंगला। इसकी भी कहानी है राम और सीता से संबंधित, जो कि श्री राम जी का 14 वर्ष वनवास में 10 वर्ष जो कि यहाँ बीता हुआ था दंडकारण्य क्षेत्र में, पर छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं। तो उस समय जो सीता हरण हुआ था, जो लाल रेखा खींचा गया था लक्ष्मण जी के द्वारा, उसी तरह लाल बंगला जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इनके घर के जो 3 लकीर, महिलाएं ऐसा कहती है कि अगर जो हमारे पति हैं खासकर जंगल में अपना पूरा समय बिताते हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो ये लक्ष्मण जी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट मतलब बोल सकते हैं दुआ, मतलब प्रे करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हमें भी, हमारे भी रक्षा कीजिए आप। तो इन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि आप एक लाल बंगला बनाइए अपने घर के बाहर। एक किचन अलग से बनाया गया है जिसे कहा जाता है लाल बंगला। आपसे एग्जाम में पूछता है किस जनजाति से संबंधित है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप ऐसा लाल बनाइए किचन, और मैं आपको यहाँ 3 रेखा खींचूंगा जो कि आपके लिए हमेशा रक्षा करेगा। तो ये मान्यता अनुसार इसकी कहानी है इनकी। तो ये देखिए ऐसा रहता है, और एक घर के बाहर रहता है हमेशा इनका किचन। गोंड जनजाति, गोंड की बात करें, देखिए गोंड यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र में निवासरत है, उत्तर साइड भी, जो कि इनकी प्रमुख जनजाति का निवासरत है। संकर जनजाति मैंने बताया, जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है तो आप कह सकते हैं एक जनजाति या बोली का भी विकास होता है। तो भैना जनजाति बना बैगा और कंवर से। धनवार जनजाति जो कि गोंड और कंवर से बनता है। मंझवार, गोंड, मुंडा, कंवर, माछी, ये सब आप याद रखेंगे, गोंड, मुंडा और कंवर। तो यह संकर और मिश्रित जनजाति का खेल। आप हमारे पुराने लेक्चर को देखिए, बहुत समझ में आएगा, अच्छे से डिटेल में समझाया गया। बोली की बात करें तो देखिए इनकी बोलियों को समझते हैं। देखिए इनकी संस्कृति बहुत अलग है। आप किसी भी देखिए पंजाबी या फिर अब क्षेत्र के आधार पर इनका जो बोली है, संस्कृति है, रीति रिवाज बहुत अलग है। ठीक है। तो जब दो अलग अलग संस्कृति का मिलाप होता है यहाँ पे अलग अलग, तो कभी आप जाएंगे पंजाब में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बोली पे भी असर पड़ता है ना, वहाँ की संस्कृति आप समझने लगते हैं। तो उसी प्रकार थोड़ा बहुत, जैसे हल्बी किससे मिला है, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है, लेकिन सर्वाधिक बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। भतरा, और जो कि भतरी, जो कि बस्तर क्षेत्र में, बस्तर बोली जो ओडिया और हल्बी से एक मिश्रित रूप है, देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल भतरी बोली। ठीक है, ओडिया और हल्बी से मिलकर बना है भतरी बोली। उसी तरह हल्बी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मराठी, तेलुगु, संस्कृत का एक मिश्रण कहते हैं, समावेश है। सदरी जो कि खासकर सरगुजा क्षेत्र में बोलते हैं, उनकी बोली है जो कि जशपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दोरला जनजाति, दोरला के अगर मैं बात करूँ सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है। इसके नीचे है तेलंगाना, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आपका आंध्रा, आंध्रा तेलंगाना। तो कहीं ना कहीं इसके जो प्रभाव पड़ा है तेलुगु भाषा से प्रभावित है दोरली बोली। ठीक है। अब उसी तरह कंवर और उराव कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुक और सदरी बोलते हैं। नगेशिया जो खासकर सदरी बोलते हैं। ठीक है। तो उराव से पूछता है, उराव कुड़ुक भी बोलते हैं, उराव सदरी भी बोलते हैं। कंवर, उराव, सिर्फ ये देखें, कंवर जो कि खास सदरी बोलते हैं, उराव कुड़ुक और सदरी दोनों बोलते हैं, नगेशिया सदरी। तो हमने बोलियों को भी कवर किया है हमारे चैनल में। मुरिया जो कि कोयतूर, माड़िया, भरोटी, बैगा, बैगानी, प्रधान, गोंडी, पंडो, पंडोप, सौता, ओडिया, सौरा, सबर, कोंद, कुई, बिरहोरी, भिंजवार जो कि सबरी, कोरवा, कोरवी। ठीक है। भतरा, भतरी, परजा, परची, धुरवा, धुरवी। तो ये सब जनजातियां हैं संबंधित, जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से लिस्ट यहाँ मेंशन कर दिया, प्रधान, गोंड, राजगोंड जी की बोली गोंडी है। ठीक है। और नगेशिया, उराव, कंवर जो कि सदरी बोलते हैं। तो ये है कहानी, और इनके डेवलपमेंट की आज हम खासकर बात करेंगे। भाषा के आधार पर हमने 3 क्षेत्र भागा था, उत्तर, मध्य और दक्षिण में। देखिए उत्तर साइड को कहा गया मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आज का जो हमारा स्पेशल सेशन रहेगा, इन्हीं उपजातियों को पढ़ेंगे हम। ठीक है। जब बात करेंगे इन उपजातियों की, तो उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जो भाषा, जो रीजन है, उसे कहा गया मुंडा भाषा परिवार उत्तर साइड वालों को। मध्य वालों को कहा गया आर्य भाषा परिवार और ये द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसको जो कि अच्छा से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछता है तूरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया और हो और मांझी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये पूछता है। या तो किस संभाग के अंतर्गत आती है, ये पूछता है। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखिए मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ये आपका पास 3 है। तो यहाँ पे देखिए उराव, और जो कि उराव है, ठीक है, उराव वाले क्या करते हैं, कभी कभी आप ऐसा सुनेंगे कुछ अपवाद है। उराव वाले कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, दक्षिण में इनका निवासरत है, जो है कि अपवाद है। हल, और यहाँ पे जो आपका कौन, गदबा, गदबा दक्षिण से जाके उत्तर सांस्कृतिक यानी मुंडा भाषा परिवार में इनका, जिनका जो परिवार वहाँ निवासरत है। अभी इस परिवार के अंदर कुछ जो कि जनजातियों का अपवाद हम पढ़ते हैं। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे गदबा, हलबा, भतरा, पंडो, इसको याद करने का ट्रिक
बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने आपके साथ दो इमेज डाला है, उराव और गदबा। ठीक, उराव, उराव जनजाति और गदबा। आप यहाँ पे देखे थे दो अलग अलग इमेज रखा हुआ है मैंने। इस इमेज से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा उराव और गदबा जनजाति को कैसे, कभी कभी कंफ्यूज होता है किस संभाग मतलब किस परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अब उराव वाले क्या करते हैं, जबरदस्ती का दक्षिण के पास आके यहाँ नाटक करते हैं। ठीक है, उराव की जो मतलब यहाँ जो महिलाएं हैं, यहाँ पे आके क्या करते हैं, जबरदस्ती का जो कि बस्तर में, बस्तर क्षेत्र में आपको दो लोग दिखेंगे, कौन, भतरा और गदबा। उराव में कौन, उराव के साथ आप पंडो याद रखें। ठीक है, उराव और पंडो जो कि उत्तर उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र यानी मुंडा भाषा परिवार से सबसे पहले उराव आते हैं, गदबा वाले से यहाँ गदबा के परिवार के साथ मस्ती करते हैं यहाँ की जो लड़कियाँ। अभी जो गदबा में जो खासकर जो बस्तर वाले, अब बहुत ज़्यादा इनका क्या, उराव वाले यहाँ बहुत ज़्यादा आके परेशान करते हैं। ठीक है, उराव वाले बहुत ज़्यादा आके परेशान करते हैं। तो ये जो बस्तर में गदबा है, ये क्या करते हैं, देखिए, गदबा टूरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं। हो अत, अब बोलते हैं हाँ अता माजी सटक ले। ठीक, तो ये एक ट्रिक है कैसे, गदबा टूरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं और कहते हैं आता माजी सटकली, हो आता माजी सटकली, एक ऐसा डायलॉग मारते हैं। तो गदबा टूरीमन, तो इनकी बोली क्या थी, गदबा टूरीमन। ठीक, देखो, गदबा अपवाद है, कहाँ पाए गए ये लोग, सबसे पहले उराव वाले क्या किए, जबरदस्ती का आके द्रविड़ वाले को जो कि दक्षिण क्षेत्र में गदबा वाले को परेशान किए, उराव वाले यहाँ के बस गए। तो यहाँ के जो गदबा थे जबरदस्ती को ऊपर गए और वहाँ जाके लड़ने लगे, किससे लड़ने लगे, ठीक है, गदबा, गदबा टूरीमन, गदबा टूरीमन, टूरी से बनेगा तूरी, मन बस्तर का सिंह, देख सकते हैं सिंह, सिंह से क्या बनेगा, सिंगरी, क्या बनेगा, सिंगरी। ठीक है, मुंडा परिवार के मुंडा लोग को, मुंडा परिवार यानी मुंडारी, खड़े खड़े निपटा दिए, खड़े खड़े, और बोलते हैं हो आता माझी सटकली, हो माझी सटकली। तो तुरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो, मांझी, ये सब क्या है, संबंधित बोली हैं मुंडा भाषा परिवार के। हमने उत्तर में पहले पढ़ चुका है, कोड़कू मिलते हैं, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेशिया, संवरा, सौता, निहाल, खड़िया, मांझी, कोल, मंझवार, ये सब क्या है उत्तर, जो कि खासकर सरगुजा संभाग क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कोरबा और रायगढ़ वाला क्षेत्र में इतनी सारी जनजातियां हैं। अब ये जनजातियों से संबंधित बोली आपसे पूछता है या तो अपवाद पूछेगा। तो एक गदबा अपवाद के माध्यम से हमने पूरा इस बोलियों को याद किया, कैसे, देखिए, गदबा टूरीमन बस्तर का सिंह से मुंडा भाषा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा दिए और वो आता माजी सटकली का डायलॉग मारे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, तुरी, सिंगरी, मुंडा परिवार, आपका मुंडा परिवार की बात कर रहे हैं गदबा से संबंधित। ठीक है, मुंडा लोग को तो मुंडारी, खड़े खड़े, खड़िया, निपटा देते हैं, और अता माजी सटकली, माझी, है ना, हो। तो देखिए यही है आपका तुरी, सिंगरी, मुंडा लोग को खड़े खड़े, हो, मांझी। तो एक ट्रिक के माध्यम से आपका गदबा अपवाद और मुंडा परिवार के मुंडा लोग को, तो यहाँ से ये ट्रिक के माध्यम से ये होता है कंप्लीट। अब उराव, देखो यहाँ पे एक और याद रखना है, यही है आपका कहानी। उराव जबरदस्ती का दक्षिण में आए, गदबा लोग ऊपर गए और आतंक मचा दिए और जाके मस्त खुशी से नाच रहे। ठीक है, अब जो कि उराव नीचे आए, गदबा ऊपर गए, अब इन दोनों का जो कि भाई अब संभाग हैं, एक ही राज्य के हैं, अब कुछ तो निपटारा करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर सबसे ज़्यादा हमारा जो मुख्यालय कहाँ पर है राज्य का, रायपुर में है। ठीक है, तो ये रायपुर संभाग में खासकर इसका मीटिंग होता है, जिस मीटिंग में पहुँचते हैं हलबा लोग, इसका निपटारा करने के लिए, इस लड़ाई का हलबा लोग पहुँचते हैं। जब क्या हलबा अकेले पहुँचेगा नीचे से, नहीं, अब बस्तर से जो हलबा, जिस भतरा और गदबा जब जोड़ी हैं गरियाबंद में पाए जाते हैं, ठीक है, जो सॉरी बस्तर में पाए जाते हैं भतरा और गदबा, तो भतरा को भी मीटिंग में बुलाते हैं। यहाँ पे भतरा पहुँचा मीटिंग में मध्य में। ठीक है, भतरा पहुँचा, अब हलबा पहुँच गया, भतरा पहुँच गया, ऊपर से कौन आएगा, खासकर पंडो जनजाति आती है, पंडो, पंडो। अब ये तीनों मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे, भाई इस लड़ाई का क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो ये अपवाद में उत्तर में कौन पाया गया, गदबा, अपवाद में दक्षिण में कौन पाया गया, उराव, और इसका जो निपटारा किसने किया, हलबा, बतरा और पंडो। तो इन तीनों ने मिलकर इस जो लड़ाई का निपटारा किया खासकर। तो मध्य में जो कि आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत ये तीन अपवाद हैं, उत्तर में गदबा है, दक्षिण में उराव है। और गदबा से संबंधित आपको बोली पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, तो तूरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो, मांझी, ये सब खासकर मुंडा भाषा परिवार की बोलियां हैं, इसको आपको याद रखना है। बाकी हल्बी क्या बोलते हैं, हल्बा लोग हल्बी बोलते हैं, भतरा
भतरी बोलेंगे, पंडो लोग क्या बोलते हैं, पंडोप। तो ये तीनों निपटाने आए थे इस लड़ाई का। उराव अपवाद है जो कि कुड़ुक बोलते हैं, कोंद लोग कुई बोलते हैं, ठीक है, परजा परजी, दोरला दोरली, गोंड जो कि गोंडी। तो ये सब बोलियां आपको पूछता है एग्जाम में, बस्तर संभाग से अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक है। ये कहानी के माध्यम से आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे आता है। निम्नलिखित में कौन सी जनजातियां मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। देखिए, मुंडा भाषा परिवार अगर आपको अच्छे से मैप याद है तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर नहीं सुना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, यहाँ से देख सकते हैं मैं बता चुका हूँ। उराव सोता कोरको, उराव जो कि सो रहा था, कोरको उसको आके मुंडन कर दिया। मांझी जो कि खैर मुझ पर तो वार नहीं किया, खैर वार पर जो कि पंडो के आराम से बियर पी रहा था भैया के साथ भारिया। तो यहाँ से लगभग बहुत सारा ट्रेस हो जाता है, इसीलिए मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आपको पूछा गया है, ठीक है, कोरकू ये तो कहाँ पाया जाता है, उत्तर में पाया जाता है, तो मुंडा भाषा परिवार उत्तर से संबंधित है, ठीक। निम्न में से कौन सी जनजातियाँ मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, तो कोरकू, नगेशिया, ठीक है। क्या हलबा उत्तर जो कि खासकर वहाँ पाई जाती है, तो नहीं, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 2 जो कि खासकर मुंडा भाषा परिवार में पाई जाती है, हलबा जो कि मध्य यानी आर्य भाषा परिवार में पाई जाती है, हलबा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। भाषा परिवारों को उनकी संबंधित बोलियों से मिलान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा परिवारों का उनके संबंधित बोलियों से मिलान कीजिए। आर्य भाषा परिवार की बात करें तो हल्बी और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार कुदुक कोई बोलते हैं, ये भी ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार जो कि गोंडी और दोरली बोलते हैं क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में अधिकांश दंडामी माड़िया गोंडी वाला क्षेत्र पाया जाता है और सुकमा में दोरली बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 आंसर होगा, ठीक है, इनकी बोलियों के आधार पर। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब जो उपजाति की बात करेंगे, अब तक हमने भाषा के आधार पर, भाषाई वर्गीकरण के आधार पर इसको पढ़ा, ठीक है। ये कुछ आपका मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। उराव जो कि कुडुक बोलते हैं, आपको याद रखना है। कोंद जो कि कुई बोलते हैं, ये सब उनकी संबंधित बोलियां हैं। ये इस भाषा परिवार में ये थोड़ा सा टूरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो, मांझी, ये थोड़ा सा डिफरेंट बोलियां थी, इसलिए इसमें हमने कवर किया। बाकी तो पहले हो चुका है, सारा बोली कंप्लीट हो चुका है। परिवार को भी मैंने समझा है, ये थोड़ा अपवाद मन को याद रखना है। उराव वाले ज़बरदस्ती दक्षिण में आए, जो गदबा को परेशान किया, गदबा वाले ऊपर गए और बोले गदबा टूरी मन बस्तर का सिंह से मुंडा परिवार के मुंडा लोग को खड़े खड़े निपटा देते हैं। और वो आता माजी सटकली वाला एक डायलॉग है, सभी ने पिक्चर देखा होगा तो ये डायलॉग आराम से याद रहता है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। उपजातियों की बात करें, उराव, देखो उराव की उपजातियों को याद करने का बहुत एकदम बेसिक अच्छा ट्रिक है। उराव, उराव में हमेशा राव मिलता है, राव और उसका दोस्त, ठीक है। धाकड़ किसान होते हैं, इसलिए धन अच्छा खासा रहता है उनके पास, ठीक है। धाकड़ किसान यानी हमेशा अच्छा मेहनत करते हैं, बढ़िया किसान है कौन, राव और उसका दोस्त, ठीक है। दास, दास से बनेगा कुड़ास, यहाँ का उराव उसका दोस्त धाकड़, धांगड़, किसान, और इसलिए धन अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो धनक, तो यहाँ से आपको याद रखना है। उपजातियों उराव की बात करें, उराव का कौन दोस्त, दास, दास से बना कुड़ास, ठीक। उसका दोस्त क्या है, दोनों क्या, किसान है। और कैसे किसान है, धांगड़ किसान, धाकड़, तो धांगड़ बन गया, अच्छा खासा धन रहता है, धनक। और कुड़ुक आपको याद रखना है। तो ये एक ट्रिक के माध्यम से आपका आसानी से हो गया। राव और उसका दोस्त धाकड़ किसान होते हैं, इसलिए धन अच्छा खासा रहता है, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया उराव, ठीक। अब बात करें गोंड, गोंड जो कि खासकर दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। देखें, ये जो गोंड वाला जो है पूरा दक्षिण क्षेत्र में, अबुझ माड़िया बोलो आप, ये सब, और थोड़ा बहुत आप यहाँ से धुरवा कोया को उठा लेंगे। परजा धुरवा तो नीचे ही मिलता है, कोयतूर उनकी बोली, दुलिया, असुर, बड्डे, ठीक है, दोरला, अगरिया लोग जो बैगागरिया से अगरिया आ जाएंगे, और थोड़ा सा आपका प्रधान जो कि बिलासपुर क्षेत्र में प्रधान पाए जाते हैं, ठीक है। गोंड की सारी उपजातियां हैं, गोंड की क्या है, सारी उपजातियां, अबुझ माड़िया, मोड़िया, कमार, माड़िया, पांडल, अगरिया, ये सब इसके क्या है, उपजातियां हैं। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है गोंड से संबंधित, जब भी आपके एग्जाम में आता है। तो गोंड जाति में जो अगरिया है, एक उपजाति को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये खासकर आपको पता है मध्य साइड पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन यहाँ से उठेगा तो आपके मन में ये रहेगा, नहीं अगरिया कैसे गोंड जाति का उपजाति है। तो यहाँ से अब कंडरा, कतरा, प्रधान, ये 3 4 चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है।
अब बात करेंगे बैगा जनजातियों की। बैगा की देखिए, बैगा को याद करने का भी हमने एक ट्रिक। कंवर तो बहुत आसान है, कंवर तंवर, जो राठिया के कंवर लोग होते हैं उनका बहुत पैकरा और तेवर ज़्यादा होता है, तेवर। ठीक है, तो चेरवा धुद कंवर ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। छतरी, ठीक है, कंवर का क्या होगा, तंवर, पैकरा, राठिया, चेरवा और धुंध कंवर और छतरी इनके बोलियां। अब बैगा को हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, बैगा की जनजातियां हैं। ठीक है, बैगा को याद करेंगे ट्रिक से, लेकिन यहाँ पे हल्बी है, छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, बस्तरिया और मरोड़ी मुड़िया है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, ये है मुड़िया। बस्तरी हल्बी को क्या बोलते हैं आपका, मरेठिया बोलते हैं, मरेठिया। मुड़िया और मरेठिया, मरेठिया बोलते हैं, मरेठिया। अब भुंजिया लोग के दो, चौखटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया, इनके दो में विभाजित है भुंजिया लोग, चौखटिया और चिंदा भुंजिया। भिंजवार की बात करें, सोनझरा, बिरजिया और भिंजिया इनकी उप जातियाँ हैं। अब ये आपको आराम से याद हो जाएगा। अब बैगा की जो है कि खूब सारी उपजातियाँ हैं, इसको कैसे याद करें। देखो, बैगा जनजाति की को याद करने के लिए इसका एक ट्रिक है। बैगा जनजाति की विशेषता यह है कि, बैगा जनजाति की विशेषता यह है कि हर नर को कड़ी राय दी जाती है। हर नर को, बैगन बैगा जनजाति जो भी है उनकी विशेषता यह होती है कि उनसे संबंधित हर नर को कड़ी राय दी जाती है कि नहर के किनारे वन को बीज से भर दो। क्योंकि बैगा जनजाति देखो, बीजा और पेड़ से ही क्या करते हैं, आयुर्वेदिक का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया। बीजा और वन का ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि ये लोग औषधि पे ज़्यादा काम करते हैं, इलाज पे, मेडिकल साइड पे। तो हर नर को कड़ी राय दी जाती है, हर नर को, हर मनुष्य को कड़ी राय दी जाती है कि नहर के किनारे वन को बीजों से भर दो। ठीक है, अब देखिए, हर नर को, नरोतिया बन गया, कड़ी राय दी जाती है, कुड़ी बन गया, इसकी उपजाति हो गई। राय दी जाती है, राई हो गई। नाहर, नहर से बना नहर, नाहर जो कि इसकी उपजाति कोडवन, वन से भर दो। ठीक है, क्या, वन से भर दो, तो कोडवन। अब बीज से बना भिंजवार, भर दो से बना भरोतिया। ठीक, अब ये भैना, बाद भैना, कुरका बैगा और सावध बैगा। कुरका बैगा और सावध बैगा तो ये तो ट्रेस हो जाएगा जब भी एग्जाम में आएगा। तो भैना और बाद भैना, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी यहाँ इस लाइन से आपका जो कि सारा ट्रेस हो गया। हर नर को कड़ी राय दी जाती है कि नहर के किनारे वन को बीज से भर दो। किसको बोलते हैं, बैगा को। तो यहाँ के ट्रिक के माध्यम से इसकी जो उपजातियाँ हैं आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बैगा की क्या उपजाति है, नरोतिया। हर नर को कड़ी राय दी जाती है कि नहर के किनारे जितने भी वन है उसको बीज से भर दो। तो भरोतिया हो गया, भिंजवार हो गया, कोडवन हो गया। भैना और बाद भैना आपको याद रखना है, कुरका बैगा, सावध बैगा। तो बैगा की उपजातियों को हम ट्रेस कर सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। कंडरा, कंडरा की जो कि छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, इनकी उपजातियां होती है झरिया या कनौजिया। ठीक है, गदबा का बोदो, कथेरा, पारंगी या कापू। मुरिया तो पूछे तो गोतुल मुरिया, राजा मुरिया, झारिया मुरिया। तो ये जो उपजातियां हैं, आप, हमने इतनी सारी उपजातियां पढ़ रहे हैं। अब इसको आप कैसे डिवाइड किया जा रहा है, इसको कैसे बोल रहे हैं कि उपजातियां, इनके कार्य के आधार पर, इनके जीवन शैली के आधार पर, इनकी इस जाति के अंतर्गत आते हैं, इसका आपको विशेषकर ध्यान देना। बिहार, बहरिया, दिखनाहा, कोल जो कि उत्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तर संभाग में, गवाठिया, भूमिया इनका है। ठीक है, सौता जो कि छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। तो ये सब आपका उत्तर जो कि क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों की उपजातियां हैं। कोंद जनजाति की उपजाति कुटिया, पैगा, जामिया। तो आप जो बच्चे एनएमडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे खासकर दक्षिण संभाग की जनजातियों को भी अच्छे से ट्रेस करेंगे। गोंड का जो सारी जनजातियों को आप रट डालिए, अबुझ, माड़िया, मुड़िया, कमार, माड़िया, पांडल, अगरिया। तो ये सब उपजातियां हैं गोंड जनजातियों की। ठीक है, कोंद, कोंद जनजाति को याद करने का एक ट्रिक है। ये कोंद जनजाति के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ठीक है, देखो, मस्त कोंद जनजाति कहते हैं, मस्त अपने कुटिया में बैठ के पैग और जाम छलकाते हैं। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो ढोंग नहीं करते, सीधा गरियाते हैं। देख सकते हैं कितना गुस्से से गरिया रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको डिस्टर्ब किया। क्या कर रहे हैं, जाम छलका रहे हैं। ठीक है, तो इन कुटिया, तो गोंद जनजाति की उपजाति हो गई कुटिया। यहाँ से आप कुटिया उठा लीजिए। बैठ के क्या लगाते हैं, पैग, पैगा। जाम छलका रहे हैं, जाम यहाँ पे याद रखिए। ढोंग, अगर ढोंग ढोंग नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, गरियाते हैं। ढोंग नहीं करते तो गरियाते हैं। देखो, इनका क्या बन गया, कुटिया, पैग लगा रहे, पैगा, जाम, जामिया। जो कि ढोंग नहीं करते, सीधा गरियाते हैं, डोंगरिया। ठीक है, कोंद की जनजाति उपजातियों को आप ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगरिया की बात करें, पथारिया और खोटियाँ इनकी उपजातियाँ हैं। तो ये तो संबंधित थी इनकी उपजातियों से। आप बहुत सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से हम कवर कर चुके हैं, और आने वाले समय में कुछ और ट्रिक लेके आऊँगा। अगर आपको किसी जनजाति का ट्रिक चाहिए तो बताइएगा, उपजाति। ठीक है,
तो आप अपने से भी बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि इतने सारी जनजातियों के उपजाति को याद करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो हमने मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार संबंधित जितने भी क्षेत्र में आने वाली उपजातियों को हमने कवर किया। अब जब हम बात करते हैं, देख सकते हैं इनका विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा, तो इनके विकास पे भी काम करना है। जब बात करते हैं इनके विकास पे, खासकर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण जो कि गठन किया गया 27 फरवरी 2019 को, इसका मुख्यालय जगदलपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, जो कि जगदलपुर में। और इसके जो सेक्रेटरी यानी सचिव कौन होते हैं, आयुक्त बस्तर संभाग, यानी जो कमिश्नर होते हैं बस्तर संभाग के, वो इसके सेक्रेटरी होते हैं। उसी तरह मध्य क्षेत्र का कहाँ है हेडक्वार्टर, रायपुर में। तीनों का जो गठन कब हुआ, 27 फरवरी 2019 को तीनों का गठन हुआ, आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, मध्य का। और सरगुजा क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर का है अंबिकापुर। और जो कि सेक्रेटरी पूछ सकता है कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी कौन है, जो कि आयुक्त सैरपुर संभाग होंगे। बस्तर के आयुक्त बस्तर संभाग और सरगुजा के आयुक्त सरगुजा संभाग। तो आदिवासी विकास प्राधिकरण की हम जब भी बात करते हैं, अंबिकापुर याद रखना है आपको, सरगुजा वाला क्षेत्र, रायपुर जो कि मध्य वाला क्षेत्र के अंतर्गत, और दक्षिण में जगदलपुर जो कि मुख्यालय है आदिवासी विकास प्राधिकरण का। स्पेशल डेवलपमेंट केस के अंतर्गत जो कि अबुझमाड़ वाला क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है, तो यहाँ पे 1978 में अबुझमाड़ विकास अभिकरण लाया गया, खासकर कहाँ पर, अबुझमाड़ क्षेत्र में। तो इसका आप विशेष कर देंगे 13 जून 1978 टू 79 ईयर के आसपास इस अबुझमाड़ विकास अभिकरण लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आपने विकास की बात की तो कुछ ना कुछ एक सिद्धांत के हिसाब से आप चलेंगे भाई। ऐसा ऐसा आप कुछ बिना कोई रूल्स के बिना, या फिर आप बोल सकते हैं बिना कुछ डिसाइड किए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए गए। किस इस सिद्धांत के आधार पर इनका विकास कैसा होना है कि उसके कुछ नियम बताए गए, कैसे सिद्धांत है, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहले तो बात करें जनजातियों के विकास संबंधित, इसके वर्ष कब हुई, 1955। इस संबंधित पंचशील सिद्धांत कहा जाता है इसे। इसका स्थान कहाँ पर, जगदलपुर बस्तर। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस जो कि जनजाति के विकास संबंधित पंचशील सिद्धांत कब किसके द्वारा चालू किया गया था, आपसे पूछता है डायरेक्ट। या तो इसका स्थान कहाँ पर है, या तो ईयर पूछेगा। पंचशील सिद्धांत में लोगों ने उनकी योग्यता अनुसार इच्छुक विकास हेतु प्रोत्साहन करना। अब इसको एक एक चीज़ को हम डिटेल पढ़ेंगे, ये 5 जनजातियों की विशेषताओं को। पहले से स्टार्ट करते हैं। लोगों को उनकी योग्यता अनुसार इच्छुक विकास हेतु प्रोत्साहित करना, यानी इसका अर्थ है कि जनजातीय लोगों की क्षमताओं, रुचियों और कौशल के अनुसार उन्हें विकास अवसर दिया जाए, ताकि वो क्या करे ना, जो कि ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। उनकी इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए, उन्हें काम दिलाना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, उनकी योग्यता अनुसार उनको क्या आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे पारंपरिक कृषि हो, हस्तशिल्प हो या वनोपज इत्यादि में प्रशिक्षण कराया जाए, उनकी सहायता की जाए और उनकी उन्नति पे काम करना चाहिए। तो यह कहता है पंचशील सिद्धांत का पहला सिद्धांत, यानी उनकी योग्यता के अनुसार क्या होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी इच्छा के अनुसार विकास। ठीक है, वो जिस चीज़ में इच्छुक हों उसके प्रति क्या विकास के पीछे आपको काम करना चाहिए। यह कहता है पंचशील सिद्धांत का पहला सिद्धांत। ठीक है, लोगों की उनकी योग्यता अनुसार इच्छुक विकास हेतु प्रोत्साहन करना। दूसरा, जल, जमीन व जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान करना। क्या कहता है पंचशील सिद्धांत में दूसरा जो सिद्धांत है, जल, जमीन व जंगल पर जनजातियों के सनातनी हक का सम्मान करना, यानी ट्रेडिशनल राइट्स पे आपको ध्यान देना होगा कि जो वहाँ पर जनजाति रहती हैं उनका अधिकार है जल, जमीन और जंगल पर, आप उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनसे छीने बिना उनके स्वामित्व और उनके उपयोग के अधिकार का संरक्षण किया जाए। ये कहता है पंचशील सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, विकास और प्रशासन को जो कि प्रशिक्षित करना। अब वहाँ पे जिस क्षेत्र पे जनजातियाँ हैं, वहाँ पे जो विकास के लिए बैठे हैं अधिकारी लोग, आपको उनको प्रशिक्षित करना होगा कि आप उनसे ज़्यादा छेड़छाड़, उनकी संस्कृति से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, उनकी परंपराओं को समझें, उनके रीति रिवाज को समझें। तो कर्मचारी को जनजातियों का अभाव होना चाहिए, ताकि और साथ ही साथ उनकी समस्याओं को समझ के कार्य करना चाहिए, ना कि कुछ भी थोप दिया जाए जो कि जनजाति निवासरत है, खासकर जनजाति है अंदर। ठीक है, तो उनकी योजना जो भी लेके आएंगे उनके अनुकूल होना चाहिए और ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जो आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करते हुए उनके विकास में सहायक हो। ठीक है, सरल शब्दों में बात करें, प्रशासन और विकास के कार्यों को आदिवासी हितों के अनुरूप ढालना और सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। तो विकास और प्रशासन को क्या करना है, साथ ही साथ प्रशिक्षित होना है, यानी उनको भी थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जनजातीय निवासरत हैं उनके महत्व को समझना पड़ेगा। ठीक है,
तब जाके उनके अनुकूल जो भी योजना लेके आएंगे, तब उसी से ही उनका विकास होगा। चौथा सिद्धांत क्या कहता है? आदिवासी क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना। यानी अगर कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा जनजातियों, जैसे जो भी जनजातियां हैं, ठीक है। अब एनएमडीसी की बात करें, जो 14 निक्षेप नंबर 13 जो कि नंदीराज पर्वत पर डिपॉजिट नंबर 13 के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुआ था, और इस प्रोटेस्ट में इनकी जीत हुई और जनजातियों द्वारा इस निक्षेप को चालू नहीं करने दिया गया। अब यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अपना इन्वॉल्व होता, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इनका जो जंगल ज़मीन है, उन पर इनका अधिकार खो देते ये लोग, ठीक है। तो जनजातियों में बहुत ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अधिक नियंत्रण और कड़े नियम आदिवासियों की स्वतंत्रता और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, डिपॉजिट 14 जो कि नंदी पर्वत पर है, डिपॉजिट 13, ठीक है, इसी के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अगर यहाँ पे अगर प्लांट लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो खास कर निवासरत है नंदीराज पर्वत पर, और ये धार्मिक स्थल है जनजातियों का, तो उनकी जीवन शैली को बहुत प्रभाव करेगा। इसलिए यह आदिवासी क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना कहता है पंचशील सिद्धांत में एक सिद्धांत, जो कि चौथा सिद्धांत है। जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह सिद्धांत से संबंधित चौथा सिद्धांत, ठीक है। इसलिए प्रशासन को कम हस्तक्षेप करके अधिक सहयोगात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अंतिम जो पांचवा सिद्धांत कहता है कि अंतिम परिणाम के रूप में सिर्फ, यानी आप कॉस्ट या स्टैटिस्टिक मत बोलो भाई, आप कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर बात कीजिए, ना कि इतने लागत हुआ, इतना खर्च हुआ, हम ये लेके आए, हम वो क्या। तो कभी भी विकास का मूल्यांकन सिर्फ आंकड़ों से नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक उनके चरित्र, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान और सामाजिक प्रगति के सुधार में दिखे, तभी माना जाता है विकास, ठीक है। लक्ष्य है मानवीय और नैतिक विकास, ना कि केवल आर्थिक आंकड़े, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमने पंचशील सिद्धांत पढ़ा, जो कि 1955 में चालू करवाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर बल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पंचशील सिद्धांत आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर बल देते हैं। अब इसका जो रीज़न है, व्याख्या क्या करता है? क्योंकि ये सिद्धांत केवल आंकड़ों और लागत के आधार पर विकास का मूल्यांकन करने का सुझाव देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसकी क्या सही व्याख्या करता है? कारण सही है, आपको कथन और कारण का जो कि तालमेल बैठाना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। पंचशील सिद्धांत आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सांस्कृतिक मूल्य के संरक्षण पर बल देता है, क्योंकि ये सिद्धांत केवल आंकड़ों और लागत के आधार पर विकास का मूल्यांकन करने का सुझाव देता है। तो यह क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो पार्ट 4 में हम इसी तरह कुछ अच्छे जनजातियों संबंधी हर टॉपिक को कवर करेंगे जो पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि जो पाँचवीं अनुसूची है उसको समझे। जनजातियों का जो पाँचवीं अनुसूची से संबंधित है, जितने भी अनुसूची हैं, अनुसूची से संबंधित सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे पाँचवीं अनुसूची के, ठीक है। और कुछ प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व के बारे में भी हमें कवर करना होगा। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स जो वीडियोस डालता हूँ उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा और आपके लिए वीडियो संबंधित भी डालूंगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारे जो क्विज़ सेक्शन पे आप जा सकते हैं, हमारे चैनल में डेली क्विज़ अपलोड किया जाता है आप लोग के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।